हाँ जी, हाँ जी। अच्छे गाँव के बच्चे अच्छे निकल आएंगे तो बचपन घड़ी 9 बजे स्कूल नहा आज तहे दिल से स्वागत करते हैं हम आपके गेस्ट ऑफ टुडेज प्रोग्राम। आज संपूर्ण नवोदय परिवार यहाँ पे एकत्रित है। जैसे कि आप सबको पता है बच्चों कि 14 युवा संसद प्रतियोगिता हमारे स्कूल में इसका आयोजन हुआ है और यहाँ पे समस्त हमारे मुख्य अतिथि हमारे साथ हैं। आज नवोदय परिवार के लिए ये अत्यंत सौभाग्य का अवसर है कि विद्यालय में 14वीं युवा संसद का आयोजन हो रहा है। इस समारोह में नाहन के विधानसभा सदस्य श्री कुश परमार जी का मुख्य अतिथि के रूप में इनका आगमन हो रहा है, जो कि एक सच्चे लोकप्रिय समाज सेवक, गरीबों के महिसा और हिमाचल प्रदेश निर्माता डॉक्टर श्री यशवंत सिंह परमार के पुत्र होने का गौरव इन्हें प्राप्त है। का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। अनेक मौकों पर ये हमारे विद्यालय में आए हैं और अपनी महानता से हमें कृतज्ञ करते रहे हैं। शिक्षा तथा सामाजिक सेवा में विशेष रुचि के कारण इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में अनेक आयाम स्थापित किए हैं। परम आदरणीय असिस्टेंट कमिश्नर आरओ चंडीगढ़ श्री ए.के. शुक्ला जी हैं, जो कि कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति, सहज व सरल स्वभाव के व्यक्तित्व, दार्शनिक, कुशल प्रशासन के रूप में समाज सुधारक व हर कार्य में संपन्न की पूर्णता का आदर्श रखते हैं। इनके नेतृत्व में हमारे समिति में एक नया जोश व उत्साह उत्पन्न हो रहा है। प्रधानाचार्य जी का समस्त नवोदय परिवार में आपका स्वागत है, जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं। व्यक्तित्व में धनी, मृदभाषी, स्पष्टभाषी तथा विद्यालय को अग्रसर करने हेतु ये समय समय पे हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। आज हम समस्त नवोदय परिवार आपका स्वागत व अभिनंदन करते हैं। स्वागत अतिथि महोदय, स्वागत सुस्वागतम। कहती हूँ कि वे मंच में आए व द्वीप प्रज्वलित Navodayan girls to present Saraswati Vandana.
पग सरे करे नीरे सा Saraswati Vandana. Now I would like to invite Navodayan girls to give heartiest welcome to our distinguished guest by presenting welcome song आप आए चमन में बहार आ गई। आए चमन में बहार आ गई, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में बहार आ गई, आप आए चमन में बहार आ गई, आए चमन में बहार आ गई, आप आए चमन में बहार आ गई, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम। नीले आकाश से फूल झरने लगे, नीले आकाश से फूल झरने लगे, चांद तारे गगन से बिछड़ने लगे, चांद तारे गगन से बिछड़ने लगे, स्वर निकलने लगे स्वागतम स्वागतम, स्वर निकलने लगे स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में बहार आ गई, आप आए चमन में बहार आ गई, कोकिला गा
शुक्ला जी, असिस्टेंट कमिश्नर NVSRO चंडीगढ़, आदरणीय श्री दुग्गल जी, एक्स प्रिंसिपल मेंबर्स और प्यारे बच्चों, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमको ये यूथ पार्लियामेंट या कहीं मॉक पार्लियामेंट को इलेक्ट करने का मौका मिला। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने हमको ये मौका दिया। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि जैसे ही मैंने श्री परमार जी से कांटेक्ट किया, हालांकि ये बहुत ही व्यस्त व्यक्ति हैं, काफ़ी दिन तक तो मैं कांटेक्ट नहीं कर पाया, बड़ी मुश्किल से कांटेक्ट हुआ तो तब पता चला कि ये शिमला में है। जैसे ही कुछ खास फंक्शन में ये यहाँ आए, मैं मिला और उन्होंने हमारी जो जिसके लिए हमने उनको बुलाने के लिए बात कर रहे थे उसको सहर्ष स्वीकार किया। उसके लिए मैं बहुत ही अपना आभार व्यक्त करता हूँ इस विद्यालय की ओर से। रही थी सर के साथ, ये 94 से ही हमारे विद्यालय से जुड़े रहे हैं। हालांकि मेरे को तो कुछ 5 साल हुए यहाँ पे आए हुए। जब भी मैंने इनको यहाँ पे इनवाइट किया तो उन्होंने हमारी इनविटेशन को सहर्ष स्वीकार किया, चाहे कोई भी फंक्शन हो। आपको शायद बच्चों को याद होगा कि 2 साल पहले यहाँ पे एक साइंस एग्जीबिशन का क्लस्टर लेवल का कंपटीशन हुआ था, तब भी सर आए थे और हमारे स्कूल को कुछ दे के गए थे। शायद याद होगा कि ये रोड जो 1.5 लाख की रोड जो बीच में गर्ल्स हॉस्टल में नहीं बनी थी, वो इनके कारण ही बन पाई। तो ये सर का स्नेह है जो इनको हमारी तरफ खींचता है। इसके अलावा भी अभी जब मैं बातचीत कर रहा था, जब इनको इन्वाइट करने गए थे, तो मैंने यही जिक्र किया कि जब यूथ पार्लियामेंट का मेनली मकसद तो यही है कि बच्चों में पार्लियामेंट प्रोसीजर्स के बारे में बताया जाए, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स क्या होते हैं उसके बारे में पता चले, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी कुछ होती है कि जब बच्चे अगर उसमें अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको पार्लियामेंट वगैरह भी दिखाई जाएगी। साथ में मैंने जिक्र किया, ये तो ऑर्गेनाइजेशन की बात है। हमारे बच्चे जो सिरमौर के बच्चे हैं, खैर उनको अगर विधानसभा में जाने का मौका मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात होगी। तो उसको बात को भी उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि वो अपनी तरफ से भी उनको विजिट कराएंगे विधानसभा में। तो ये जो चीज़ें, जैसे आप एक नोन फैक्ट है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और एक और भी नोन फैक्ट है कि जैसे कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो 30 से नीचे है। तो ये युग शायद हमारा युग नहीं है, लेकिन आने वाली पीढ़ी का, यंग जनरेशन का युग है, जिसके लिए बड़े बड़े देश जिसको सुपर पावर कहते हैं वो भी हमारे पीछे अब आ रहे हैं देखने के लिए कि कैसे ये कंट्री जा रहा है। और वाकई ये देश बहुत तरक्की की ओर जा रहा है। लेकिन अगर जो डेमोक्रेसी है हमारी वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, हमारे जो नई पीढ़ी को उसके डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के बारे में नहीं पता होगा तो क्या होगा, वो डेमोक्रेसी उतनी तरह ढंग से नहीं चल पाएगी। तो सर का योगदान और ऑर्गेनाइजेशन के योगदान से हमारे बच्चे उसकी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस की ओर से भली भांति से परिचित होंगे और अच्छी कंट्रीब्यूशन देंगे सोसाइटी को। और साथ में मैं श्री शुक्ला जी का बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा। हालांकि बीच बीच में बातचीत होती रही इन सर के साथ, इतने हेक्टिक शेड्यूल्स, कई बार सोचता हूँ बड़ी हैरानगी भी होती है। पता चला कि हालांकि मैं कह रहा था 2-4 दिन आगे भी पीछे भी कर लें, तो देखिए सर 21 तारीख को होशियारपुर थे, 22 तारीख को हमीरपुर और 23 तारीख को फिर यहाँ पे पधारे हैं। कितना देखिए कि लगातार जर्नी करना। और सर सबसे बड़ी बात है कि शायद आप बहुत लोगों को तो विदित होगा कि सर हिमाचल में आए हुए इस रीजन में आए हुए थोड़ा ही वक्त हुआ है, लेकिन हिमाचल की यात्रा उन्होंने अभी पहले नहीं की थी। और इतने शॉर्ट टाइम में इतने लंबे टूर पे जाना कोई आसान काम नहीं है। पर इनका स्नेह, इनका हमारे बच्चों के प्रति एक वो जो एक मैं जैसे बातचीत कर रहा था किसी इंसान के बारे में, हालांकि मैं ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाई इनके बारे में, जैसे एक स्नेह होता है कि बच्चों के बारे में सोचना, उनकी व्यक्तित्व को निखारने के लिए आगे तत्पर रहना, वो इस बात से झलकता कि कितना उनका हमारे प्रति, हमारे बच्चों के प्रति स्नेह है। और ऐसा स्नेह के कारण मैं पक्की बात से कह सकता हूँ, अपनी तरफ से भी कह सकता हूँ कि ऐसा स्नेह के कारण ना कि सिर्फ यूथ पार्लियामेंट में और भी फील्ड में इनकी जो सशक्त गाइडेंस होगी हमारे को मिलती रहेगी, दिशा निर्देश मिलता रहेगा, उसके द्वारा हम हमारे बच्चे और भी फील्ड में तरक्की करेंगे। मैं एक बार फिर उनका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ कि वो हमारे बीच आए हैं इतनी टाइट शेड्यूल में भी, इतनी हेक्टिक शेड्यूल में। ये बहुत देर से, बहुत पहले से हमारे से जुड़े रहे हैं। आप भी जानते हैं कोई भी फंक्शन हो या कहीं भी हो हमारे साथ जुड़े रहे हैं और दिशा निर्देश भी करते रहे हैं, चाहे वो पैनल इंस्पेक्शन हो चाहे कहीं और फील्ड हो।
हर जगह दिशा निर्देश किया उन्होंने। और आप बच्चों को शायद विदित भी होगा कि उनको इसी कर्तव्य प्रधानता के कारण ये नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये कहने को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ तक मानता हूँ कि सोसाइटी के प्रति कई बार मिलता हूँ, सोसाइटी के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति या किस तरह के प्रति उनका स्नेह अभी टूटा नहीं है। वो सेवानिवृत्त, बेसिकली मैं कहूँगा सेवानिवृत्त नहीं हुए, क्योंकि वो बच्चों के लिए जी रहे हैं और बच्चों की नई जनरेशन के लिए उनको बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। तो मैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार मैं फिर श्री कुश परमार जी का आभार व्यक्त करता हूँ जो हमारे बीच आए, शुक्ला जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये यूथ पार्लियामेंट अच्छी तरह से कंडक्ट होगी। थैंक यू सर। Secretary General, now new members would take oath or pledge. कुमारी कृतिका धीमान जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला लोकसभा क्षेत्र द्वारा चुनी गई हैं, अब शपथ अथवा प्रतिज्ञा ग्रहण करेंगी। मैं हिंदी भाषा में शपथ लूंगी। मैं कृतिका धीमान जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता व एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। Like to take oath or pledge? Oath. Sir, in which language would you like to take oath? In English. I, Sarthak Ramakrishnan Iyer, having been elected a member of the lower house of the Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear to faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और आपके माध्यम से अपने साथियों का सदन में परिचय कराती हूँ। मिस्टर जसविंदर सिंह आलूवालिया, खेल मंत्री। On behalf of the whole House and on my own behalf, I wish to extend a very cordial welcome to the newly elected and elected members. And I'm sure that the members who are new to this House will soon acquaint themselves with parliamentary practices and procedures and utilize them to enrich the proceedings of this August House. I once again welcome to the newly elected members and express good wishes to them. We look forward to them for their valuable contributions in making the parliamentary democracy more effective and enhancing the dignity and prestige of this August House. My duty to tell you about the passing away of Shri Bhairav Singh Shekhawat. Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Shri Bhairav Singh Shekhawat. He passed away on the 15th May 2010 at the age of 86 years after a brief illness. He could not complete his hierarchy. Served as the Chief Minister for Rajasthan for 3 terms from 1977 to 1980, from 1990 to 1992, and once again from 1993 to 1998. He was also the member of Rajya Sabha from 1974 to 1977. Shri Shekhawat launched several poetry programs such as Antyodaya, Food for Work, Apna Gaon, Apna Desh. These all programs were accepted by the Government of India. Shri Shekhawat had a glorious record of his service to the country and the people in his many years in public life. On the passing away of Shri Bhairav Singh Shekhawat, the country had lost an eminent parliamentarian, an able statesman and a good leader of our times. उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं का बड़ी खूबी के साथ निर्वहन किया। वे हमारे लिए सदैव मार्गदर्शक बने रहेंगे। मैं उनके परिवार के लिए अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। धन्यवाद।
चाहूंगी। श्री भैरव सिंह शेखावत हमारे वरिष्ठ सदस्य थे। उन्हीं के कठिन परिश्रम के कारण आज हमारे दल की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी है। विपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने सदा देश के हित के निर्णयों में सरकार का साथ दिया है। मैं शोक संतप्त परिवारों को अपनी संवेदना भेजने में स्वयं को और अपने दल को संयोजित करती हूँ। धन्यवाद। प्रारंभ होता है प्रश्न संख्या 1001। ये बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा प्रणाली में ग्रेडिंग सिस्टम से संबंधित कुछ शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं। यदि हाँ, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने जा रही है? धन्यवाद। ग्रेडिंग प्रणाली से जुड़ी काफी शिकायतें मिली है, जिसमें से 530 सही पाई गई है। दूसरे प्रश्न के संदर्भ में बताना चाहती हूँ कि इस संदर्भ में सरकार का रवैया बिल्कुल साफ है। इस संदर्भ में राज्य के शिक्षा विभाग को तथा CBSE तथा ICSE को पर्याप्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस संदर्भ में भारत के उच्च शिक्षाविदों की एक समिति बनाई है, जो आगामी 3 माह में हमारे विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी। तत्पश्चात उस पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। इस समस्या की गंभीरता को नहीं समझा गया है। अनेक रिपोर्टों की तरह ये भी रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार इस संबंध में कौन से ठोस कदम लेने जा रही है? धन्यवाद। क्या सदन का समय इसी तरह बर्बाद किया जाएगा? क्या जनता की गाड़ी कमाई से चलने वाला सदन जनता से इसी तरह धोखा करता रहेगा? माननीय मंत्री जी को मैं यह बताना चाहती हूँ कि भविष्य उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। धन्यवाद। आप शांत हो जाइए। मेरे ख्याल से ग्रेडिंग सिस्टम सही ढंग से लागू ही नहीं किया गया। आप शांत हो जाइए। और ना ही सदन के सदस्य से सहमति लेगी। मैं चाहती हूँ कि मंत्री जी इस विषय को गंभीरता से देखते हुए सदन को संतुष्ट करने का प्रयास करें। धन्यवाद। तो अवगत कराना चाहती हूँ कि यह प्रणाली विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों में मानी जाती है, जो आए दिन पैदा हो रहे छात्र असंतोष को कम करने में काफी सहायक है। मैं मानती हूँ कि जब भी कोई नई प्रणाली लागू होती है तो इसमें कुछ खामियां अवश्य होती है, परंतु मैं सदन को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं हर संभव प्रयास करूंगी ताकि भारत के बच्चों को स्वस्थ सुगम शिक्षा प्रणाली प्राप्त हो सके। धन्यवाद। खामियां अवश्य है, लेकिन सरकार इसको लेकर कितनी गंभीर है, इस संदर्भ में मैं असहमत हूँ। क्या मंत्री जी मुझे निश्चित समय अवधि बता पाएंगे जिसमें सरकार द्वारा उन कमियों को दूर किया जाएगा? धन्यवाद। विकास मंत्री को सही समय नहीं बता पाऊंगी क्योंकि यह मामला समिति को सौंपा गया है। मैं यह विश्वास जरूर दिला सकती हूँ कि रिपोर्ट के आने के 3 सप्ताह के अंदर ही हमारा मंत्रालय इस विषय पर निर्णय ले लेगा। धन्यवाद। पर गंभीर है तथा सरकार इस संदर्भ में क्या क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद मैम। में वृद्धि हुई है। मैं माननीय सदस्य की चिंता से सहमत हूँ। मैं सदन को बताना चाहती हूँ, हमारे देश में चीनी का दाम अन्य देशों की तुलना से काफी कम है। मैं यहाँ बढ़ती कीमतों का समर्थन करने नहीं, अपितु वास्तव से अवगत कराना चाहती हूँ कि इस भारी वर्षा के कारण उत्पादन में काफी नुकसान हुआ है तथा कई क्षेत्रों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है, परंतु सरकार आगामी त्योहारों को देखते हुए उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से जनता को चीनी का अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराएगी ताकि आम जनता को बढ़ती कीमतों से बचाया जा सके। धन्यवाद। इनका गाना बहुत हिट बैठता है। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं उस गाने की 2 लाइनें गा सकती हूँ? जी हाँ, जरूर। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डैन खाए जाते हैं, महंगाई डैन खाए जाते हैं। बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने में विफल रही है। धन्यवाद। ऑनरेबल फूड मिनिस्टर मिस शालू कोटे। उद्योग है। चीनी उत्पादन सरकार की अपेक्षा बढ़ते कारण पर अधिक जिम्मेवार है। फिर भी सरकार ने चीनी मिलों के संगठन के साथ कीमत कम करने के संबंध में वार्ता की है और वह इस बात से सहमत हो गए हैं कि कीमतें आगामी नवंबर तक नहीं बढ़ेगी। इसी के साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के साथ समझौता भी किया है, जिसमें चीनी का 10 लाख टन आयात किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार बड़ी गंभीरता से इस समस्या को ठीक करने में लगी हुई है। धन्यवाद। पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में फैल स्वाइन फ्लू की रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही है और सरकार द्वारा इस दिशा में क्या उपाय किए जा रहे हैं? मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रकट की चिंता पर सहमत हूँ। अध्यक्ष महोदया, दिल्ली में पिछले माह 123 मामले इस प्रकार के आए थे, जो इस माह आज तक 236 पहुँच गए हैं। सरकार को निश्चिंत इसकी काफी चिंता है तथा इस संदर्भ में उच्च स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी बुलाई गई है। अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार को सदन को बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा मरीज नरेला के क्षेत्र में पाए गए। वहां स्वास्थ्य एजेंसी और नगर निगम पर्याप्त उपाय भी कर रहा है तथा नगर निगम ने सभी क्षेत्र में कीटनाशी का छिड़काव भी किया गया है। सभी स्वास्थ्य विभागों पर आपातकालीन केंद्रों की स्थापना भी की गई है
माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्थिति अगले सप्ताह तक पूर्णतः नियंत्रण में हो जाएगी। धन्यवाद। बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर दवाई उपलब्ध करवाई जा रही है। यदि आप अपने किसी प्रतिनिधि को उस क्षेत्र के किसी अस्पतालों में भेजेंगे तो आपको वास्तविकता का पता चल जाएगा, और वास्तविकता यह है कि अस्पताल मरीजों से भर चुके हैं और वो फर्श पर लिटाए जा रहे हैं। इसके बावजूद स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वाइन फ्लू से लड़ने वाली दवा उपलब्ध नहीं है। वे सामान्य दवाई से इसका उपचार कर रहे हैं, और यही कारण है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। धन्यवाद। हमारी सरकार इस विषय पर अति गंभीरता से चिंतन कर रही है, परंतु इस विषय में जो समस्या सामने आ रही है वो है लोगों में जागरूकता की कमी। लोग सार्वजनिक स्थानों पर खांसते छींकते वक्त सावधानी नहीं बरत रहे हैं, जैसे कि उन्हें रुमालों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार इस संदर्भ में स्वयंसेवी संगठनों को इसमें संगठित कर रही है तथा मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं स्थिति अगले सप्ताह तक नियंत्रण में हो जाएगी। धन्यवाद। बताने की कृपा करेंगे कि कश्मीर की घाटी की स्थिति पर सरकार कितनी चिंतित है और कश्मीर में विद्यालय कब तक खुल जाएंगे। धन्यवाद महोदया। मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में ये बताना चाहती हूँ कि निश्चय ही भारत सरकार कश्मीर के हालात पर चिंतित है तथा कश्मीर में शांति बहाली के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार ने इसके लिए थाने पुलिस तथा अर्धसैनिक बलों को भी लगा रखा है, लेकिन मैं सदन को ये बताना चाहती हूँ कि जब तक आम जनता का सहयोग सरकार को नहीं मिलेगा तब तक शांति बहाली संभव नहीं है। मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए दूसरे प्रश्न के संदर्भ में ये बताना चाहती हूँ कि कश्मीर में विद्यालय इस मास के तीसरे सप्ताह तक खोल दी जाएगी तथा शिक्षा संस्थानों में पर्याप्त शिक्षा स्थान नहीं, ताकि छात्र व छात्राएं आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकें। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि पिछले 4 माह में घाटी में 15 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 7 बच्चे हैं, 2 महिलाएं हैं तथा 6 पुरुष हैं। कई दुकानों में आग भी लगाई गई। धन्यवाद। खराब हो गया था, उस संदर्भ में सरकार क्या कर रही है और क्या सरकार अतिरिक्त अनाज को बीपीएल वर्ग के लोगों में मुफ्त बांटने पर विचार कर रही है। पूछे गए प्रश्न के बारे में बताना चाहती हूँ कि सरकार इस विषय में काफी गंभीर है और इस संदर्भ में एफसीआई के प्रबंधकों की आवक बैठक भी बुलाई गई है तथा दोषी पाए गए अधिकारियों को दंडित किया जा रहा है। मैं दूसरे प्रश्न के संदर्भ में कहना चाहूंगी कि फिलहाल सरकार का मुफ्त राशन बांटने का कोई विचार नहीं था, किंतु पीडीएस के माध्यम से आगामी दारों को देखते हुए राशन का कोटा दोगुना किया जा रहा है। चीनी जो प्रति व्यक्ति 400 ग्राम दी जाती थी और वह 800 ग्राम प्रति व्यक्ति दी जा रही है। चावल व गेहूं का कोटा भी कम था, 15 किलो और 25 किलोग्राम प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है। धन्यवाद। यदि हम पंजाब के एफसीआई का गोदामों का दौरा करें तो वहाँ पर अधिकतम अनाज खुले में बिना ढका मिलेगा, जो कि पूर्णतः खराब हो चुका है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि अभी पंजाब से जो अनाज पीडीएस के कोटे से उत्तराखंड नैनीताल भेजा गया था वो पूर्णतः सड़ा हुआ पाएगा, जो कि पशु के खाने लायक भी नहीं था। मैं माननीय सदस्य के प्रश्न की गंभीरता से परिचित हूँ और इस संदर्भ में सभी प्रादेशिक सरकारों से सहायता की अपेक्षा भी करती हूँ, क्योंकि एफसीआई के गोदाम जिन प्रदेशों में बनाए गए हैं वहाँ की प्रादेशिक सरकार को इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि यह विषय केवल केंद्र का ही नहीं इसमें राज्य का भी योगदान होना चाहिए। धन्यवाद। कृपा करेंगे कि काम के अधिकार को कब तक पूर्ण रूप से कानूनी जामा पहनाया जाएगा। धन्यवाद। सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारा मंत्रालय इस विषय पर जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहता है, क्योंकि ग्रामीण भारत को अगर विकास के पथ पर ले जाना है यह नियम अवश्य ही कानून में शामिल होना चाहिए। महोदय जी, काम का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। हमारी सरकार यह चाहती है कि जितने भी संसाधन इस कार्य के लिए आवश्यक हो उन्हें जल्द से जल्द जुटाया जाए। इसी के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया गया है, जो आगामी 3 माह में अपनी रिपोर्ट सदन के सम्मुख रखी जाएगी। धन्यवाद। मिस्टर राजेश गणेशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्री लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर टिप्पणी करते समय दिल्ली के एक प्रसिद्ध समाचार पत्र ने गंभीर रूप से विशेषाधिकार को भंग किया है तथा बेईमानी के उद्देश्यों का आरोप लगाया है तथा मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे इस मामले को उठाने दीजिए। क्या आपने पहले नोटिस दिया? हाँ, आज प्रातः 10 बजे मैंने इसका नोटिस दिया है। इसकी जांच की जाएगी और जब वह मेरे पास आएगा मैं इस पर विचार करूंगा और आपको सूचित करूंगा। धन्यवाद। सदस्यगण, अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।
Honorable Tourism Minister, Mr. Mairam Chaturvedi. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पर्यटन अधिनियम 2009 की धारा 28 की उपधारा 7 का दिन अधिसूचनाओं की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Honorable Agriculture Minister, Ms. Priyanka Vatve. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभा पटल पर वर्ष 2009-10 हैफर्ड के कार्यपालन की सरकार द्वारा समीक्षा रिपोर्ट की हिंदी व अंग्रेजी में एक प्रति रखती हूँ तथा FCI नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ सभा पटल पर रखती हूँ। थैंक यू मैम। Honorable members, now I have to make an announcement. Here is I, on behalf of myself and on my own behalf, I wish to extend a very cordial welcome to the high dignitaries of Britain. Here is Speaker of Britain, Miss Jennifer. Some other dignitaries are Mr. Harry, Annie. They have arrived here on 10 October 2010. We wish for them for their joyful journey. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान भारत के वर्तमान संदर्भ में सबसे गंभीर विषय पर दिलाना चाहती हूँ। महोदय, भारत कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन करने वाला देश है और इसकी अनुमति हमें 2003 में ही मिल गई थी और यदि हम ध्यान और लगन से कार्य करते तो शायद आज हमें विश्व के सामने शर्मनाक न होना पड़ता। महोदय, आज जबकि खेल आरंभ होने में मात्र 1 सप्ताह बचा है, तब भी हमारे आधे से ज्यादा कार्य अधूरे पड़े हैं। सड़कें टूटी पड़ी है, जगह जगह कचरा फैला हुआ है। दिल्ली में ट्रैफिक की स्थिति का तो बुरा हाल है, हर तरफ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। माननीय, मैं सदन को कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। के लिए सरकार 961 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, जबकि इससे कम लागत पर नया स्टेडियम बनाया जा सकता था और इंदिरा गांधी स्टेडियम पर सरकार 669 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है और शूटिंग प्रतियोगिता के लिए सरकार 149 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, जो कि भारतीय जनता के साथ सरासर धोखा है। इतना करने के बावजूद भी कई विदेशी टीमों ने तो इन खेलों में भाग लेने से भी मना कर दिया है। अतः हमें अपनी पार्टी का भय है कहीं हमारा विश्व के सामने उपहास न हो और मैं चाहती हूँ कि इस विषय में मंत्री जी स्पष्ट करें वे क्या कदम उठाने जा रहे हैं। It's so pleasure that this time the opportunity to conduct the Commonwealth Games 2010 has been given to India. Ma'am, we have started maintaining our stadium where the games are going to be conducted. वाह मैडम, मेंटेन करने की बात की जा रही है, जो भी तक almost over the Commonwealth Games. The opposition parties are unnecessarily pointing out. मैडम, सच्चाई तो मेरे को लगती है, जैसे माननीय मंत्री जी को लग रही है। Ma'am, like a train for all those sportsmen who belong to Olympics. Sportsmen of India will do their best in their field. All the sportsmen will play with great sportsmanship. Commonwealth Games will be held from 3rd of October to 14th of October 2010. A lot of money has been spent to maintain our stadium, tracks as well as to procure the necessary machinery. Ma'am, from India, 690 sportsmen are going to play on the behalf of India. Later on, we will see how our blooming future of India. Our sportsmen will raise their country's respect and name on international level. Secondly, I want to clarify that as far as corruption matters are concerned, we are framing one high-level committee to check the irregularity in all fields of anyone is found to be indulged in such types of activities. I assure you, ma'am, that he or she will be in hot water. Our government is very strict in this matter. You have already seen in case of several incidents. Thank you, ma'am. पुनर्स्थापन करेंगे सपना भंडारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कर्मचारी भविष्य निधि तथा पेंशन अधिनियम 2006 में संशोधन के लिए विधेयक स्थापित करने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद मैम। प्रश्न है कि जवाहर नवोदय विद्यालय कर्मचारी भविष्य निधि एवं पेंशन अधिनियम 2006 में संशोधन के लिए विधेयक पुनः स्थापित किया जाए। जो पक्ष में है कृपया हाँ कहें। हाँ। जो विपक्ष में है कृपया नहीं कहें। नहीं। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, अतः विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है।
श्रीमती सपना भंडारी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विधेयक प्रस्तापित करती हूँ। धन्यवाद मैम। सदस्यगण, अब बाल श्रम निवारण विधेयक 2008 पर विचार किया जाएगा। मिस दीक्षा वेणुगोपालन। Honorable Speaker, I would like to move the bill to provide for the more effective prevention of the commission of child labor and its glorification, and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. Ma'am, the House is aware of the crime of child labor recently committed in a city of our country. All the sections of our society have shown a rare unanimity in condemning the incident and views for the effective prevention of the commission of child labor. Besides, there is no provision to prevent its glorification. Therefore, with a view to provide more stringent punishment to those abetting the act of child labor, the main provisions of the bill are: A. It defines child labor comprehensively. B. The abetment of an attempt to commit child labor would be punishable. And C. We propose punishment which may be extended to over 7 years for the offence of glorification of child labor. Ma'am, I am confident that all the honorable members of this House, irrespective of their party affiliation, will welcome the bill wholeheartedly and through it help to eradicate such a horrendous practice once for all. With these words, I now move that the commission of the bill of child labor 2008 be taken into consideration. Thank you, ma'am. के द्वारा भाषण के बारे में उठाई गई आपत्ति पर सहमत हूँ। हमारी सरकार इस विषय पर काफी चिंतित है। हम चाहते हैं कि देश का बच्चा बच्चा शिक्षित हो तथा देश के लिए संपत्ति बने। इसलिए हमारी सरकार ने निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के महत्व को बढ़ावा दिया है। आज भारत के हर क्षेत्र में मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। इसके साथ साथ गरीब परिवार के बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है तथा दोपहर के भोजन का इंतजाम विद्यालय स्तर पर किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि देश का प्रत्येक बच्चा पढ़ लिख कर देश के लिए उन्नति बने। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने बाल श्रम के लिए कई कड़े कानून बना दिए हैं। इसके अंतर्गत यदि किसी भी संस्थान, दुकान, घर या दफ्तर में कोई भी बाल श्रमिक पाया गया तो संबंधित व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान किया गया। धन्यवाद। जो आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, आप तो जानते हैं कि हमारा देश विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, जिसमें अभी भी कई क्षेत्रों में लोग गरीब और बेरोजगार हैं। अध्यक्ष महोदय, गरीब परिवारों की यह धारणा रहती है कि यदि उनके परिवारों में अधिक सदस्य होंगे तो उनका गुजारा बड़े आराम से कर सकेंगे, जिसके कारण उनका परिवार बढ़ता चला जाता है और परिवार के बढ़ते चले जाने के कारण वे अपने बच्चों को छोटी उम्र में ही काम पर लगा देते हैं। जो उम्र बच्चों की पढ़ाई लिखाई वो खेल कूद की होती है, उस उम्र में आज बच्चे दुकानों, मैकेनिकों और होटलों में दयनीय स्थिति बिताते हुए दिखाई देते हैं। मैं हमारे माननीय सदस्य मिस्टर चमनलाल डिंगरा जी का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने कल्याण मंत्री रहते हुए भी इस पर गंभीरता दिखाई है तथा मंत्रालय की ओर से कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। मुझे आशा है कि आने वाला समय भारत देश के लिए एक नया युग होगा तथा जिसमें हमारे भारत देश के बच्चे स्कूलों में पढ़ लिख कर भारत देश को गौरवान्वित करेंगे। धन्यवाद। मिस्टर अंकुश बहुगुणा। कल्याण मंत्री श्री चमनलाल डिंगरा जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने की सदन को इतनी गंभीर समस्या से अवगत कराया। बाल श्रम आज देश के समक्ष बड़ी गंभीर समस्या है। बाल श्रम देश के समक्ष एक देश के नाम पर कलंक है। अतः मेरे विचार से इस समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार को जो भी प्रयास करने पड़े कर लेने चाहिए। बाल श्रम बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है, उन्हें पढ़ने का भी मौका नहीं देता। अतः इस समस्या को गंभीर रूप से लें। धन्यवाद। जो पक्ष में है कृपया हाँ, जो विपक्ष में है कृपया नहीं कहें। मैं समझती हूँ कि हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है, हाँ का बहुमत है। अतः अब प्रश्न है कि खंड 2 से लेकर 8 तक विधेयक अंग बने। जो पक्ष में है कृपया हाँ कहें। हाँ। जो विपक्ष में है कृपया नहीं कहें। हाँ कहें। हाँ। जो विपक्ष में है कृपया नहीं कहें। नहीं। मैं समझती हूँ कि हाँ। छोटे बच्चे भी इस प्रभाव से मुक्त नहीं है। आप यह जानकर स्तब्ध रह जाएंगे कि बंबई में तो निर्दोष बच्चों को टॉफियों के माध्यम से नशीली दवाओं का आदी बनाया जा रहा है। एक बार नशे का आदी बनने से इसे छोड़ना लगभग असंभव है। अंत में इन दवाओं को खरीदने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए किशोरों में अपराध करने की प्रवृत्ति पनपती है। मैं महसूस करता हूं कि नशीली दवाओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र बन गया है। इसमें बहुत सा पैसा लगा है और बड़े लोग इस क्षेत्र में लगे हैं। यह दुख बात है कि पैसे की भूख मिटाने के लिए वे अपराधी लोग दूसरों का जीवन बर्बाद करने में भी नहीं हिचकते। आज यह कानून और व्यवस्था या स्वास्थ्य की समस्या नहीं है। सरकार को इस समस्या से कई मोर्चों पर मुकाबला करना होगा।
मैं सरकार के समक्ष कुछ सुझाव रखता हूँ। सबसे पहले सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। वित्त गृह कल्याण कानून व स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसका सामना किया जाना चाहिए। दूसरा, कानून के अंतर्गत सजा बहुत ही कम है। इस व्यवसाय में घंटों में ही करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। कुछ देशों में तो नशीली दवा बेचने वालों को गोली से उड़ा दिया जाता है। हमें यह सजा अधिक लगी, लेकिन लोगों द्वारा समाज को पहुंचाए जाने वाले नुकसान को देखते हुए हमें और प्रभावी तथा सख्त सजा देने पर विचार करना चाहिए। 2 लाख जुर्माना और कुछ वर्षों की कैद की सजा पर्याप्त नहीं है। ऐसे अपराधों के लिए उम्र कैद की सजा होनी चाहिए और सरकार को वर्तमान कानूनों में संशोधन करने के लिए कदम उठाने चाहिए। तीसरा, गृह मंत्रालय को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से नशीली दवाओं की तस्करी न होने पाए और हमारे देश को नशीली दवाओं की तस्करी के लिए रास्ता न बनाया जाए। धन्यवाद। माध्यम से मैं इस सुझाव को सामने लाने के लिए उन्हें बधाई देती हूँ। विशेषकर मैं उनसे सहमत हूँ कि दंड कम है। मुझे दुख है कि ऐसे लोगों को हल्के रूप में सजा दी जाती है। मेरा विचार है कि इसके लिए संक्षिप्त रूप में दंड दिया जाना चाहिए। मैं महसूस करती हूँ कि कोई एक बार सोने के तस्कर वाले चोर को माफ कर सकता है, लेकिन मैं यह नहीं समझती कि कोई किसी नशीली दवाओं के व्यापारी को माफ कर सकता है। श्रीमान, कोई स्वास्थ्य बिगाड़ता है तो कोई धन की बर्बादी करता है, लेकिन नशीली दवाएं लोगों का स्वास्थ्य, धन तथा चरित्र सबकी बर्बादी करती है। चरित्र की गिरावट नैतिक रूप से अद्यतन करती है और हमारे देश को अवनति की ओर ले जाती है। मैं माननीय सदस्य से भी सहमत हूँ। इन्होंने यह सुझाव रखा कि सरकार को कई मंत्रालयों की समन्वित कार्रवाई से नशीली दवाओं के खिलाफ कदम उठाने चाहिए। यदि नशीली दवाओं के खतरे पर अभी आघात नहीं किया गया तो यह हमारे पूरे देश को तबाह कर देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सदन के माननीय सदस्य का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। मिस अनीता राजवंशी कि यह समाज के जीवन को खोखला कर रही है। जैसा कि इस चर्चा के लिए दिया गया समय कम है, मैं सदन का और अधिक समय नहीं लूंगी। मैं 2 सुझाव रखना चाहूंगी। पहला यह कि सरकार को जानना चाहिए नशीली दवाओं की समस्या है और इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले अधिक परामर्श केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। दूसरे, जो माननीय सदस्य ने प्रचार माध्यमों की भूमिका के बारे में कहा है, मैं उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगी कि प्रचार माध्यमों का अधिक उत्साहपूर्ण रूप केवल लोगों को नशीली दवाओं के सेवन के लिए ही उकसाएगा, बल्कि यह अधिक चुनिंदा और उत्साहपूर्ण प्रचार होना चाहिए जिससे हमें वास्तव में वांछित परिणाम मिलने में मदद मिलेगी। श्रीमती, मैं इस बढ़ते हुए खतरे के बारे में एक बात अवश्य कहना चाहूंगी। इसमें सम्मिलित लोगों की 3 प्रकार की श्रेणियां होती है। उत्पादक दवाओं का भाग, गली मोहल्लों में खुदरा बेचने वाला और अंत में वास्तविक उपभोक्ता। सामान्यतः केवल खुदरा विक्रेता ही पकड़ा जाता है और उसे सजा दी जाती है। दूसरे 2 व्यक्ति उत्पादक भाग बच जाते हैं क्योंकि वे पूरी तरह छिप जाते हैं। ये बड़े लोग हैं जिन्हें सजा दी जानी चाहिए और यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पहले 2 प्रकार के व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कड़ी सजा दी जानी चाहिए। केवल तभी कुछ सीमा तक इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अपने इन शब्दों के साथ में एक बार फिर इस सदन के माननीय सदस्य के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस समस्या की तरफ हमारा ध्यान खींचा है और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस समस्या की तरफ पूरा ध्यान देगी। धन्यवाद मैम। लोगों को शुभकामनाएं अर्जित करता हूं और बधाइयां देता हूं कि आपने ये यूथ का पार्लियामेंट का प्रोग्राम बहुत ही अच्छे ढंग से आयोजित किया। मैं बधाई देना चाहता हूं छात्र छात्राओं को, साथ ही साथ जो हमारे आदरणीय विद्वान शिक्षकगण हैं उन्हें भी, कि बहुत ही संक्षिप्त समय में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। यदि अगर कुछ कमियों को छोड़ दिया जाए तो ऐसा लग रहा था कि हम पार्लियामेंट में बैठे हैं, और ये कमियां पार्लियामेंट में भी नजर आती हैं। तो बच्चों, मैं जो ही मुझे मालूम हुआ कि आपके यहाँ ये आयोजन हो रहा है और कल सायं 6 बजे हमीरपुर नवोदय विद्यालय में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, मैं करीब 6:30 बजे वहाँ से चला, तो मैं यही सोच रहा था कि मैं समय से पहुँच पाऊँगा कि नहीं, लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा रही, दैवी कृपा रही कि मैं आपके बीच में समय से आ गया और आपका यह कार्यक्रम देखने का मुझे मौका लगा। मैं आज एक बात जरूर कहना चाहूँगा बच्चों कि ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं
ये केवल अगर कहा जाए तो इस राष्ट्र के पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी का यह एक सपना है और एक मिशन। जब 1985 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन हुआ तो हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने एक बात कही थी। वो मीटिंग हो रही थी एनसीईआरटी में, बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए थे। उनका एक विजन था कि हम एक ऐसे विद्यालय की संरचना करें, एक ऐसा विद्यालय बनाएं जिसमें हमारे गांवों में बसने वाले जो छात्र हैं मेधावी हैं, लेकिन उन्हें वो सुविधा नहीं मिल पाती है जो पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है। तो हम एक ऐसे विद्यालय का सृजन करें जिसमें वो सारी सुविधाएं हमारे बच्चों को दी जाए और तब शायद हमारे वो बच्चे जो ग्रामीण हैं और मेधावी हैं और थोड़ा सा सोशियो इकोनॉमिक जो स्टेटस है उसमें कम है, वो छात्र आगे आएंगे और एक नए समाज का सृजन होगा। ये 25वां वर्ष चल रहा है। मैं सब लोगों को, आप सब लोगों को इस 25वीं वर्षगांठ पर पहले तो शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और ये जरूर कहना चाहूँगा, उत्तरदायित्व होता है। संभवतः हमारी ये जो संस्था है, नवोदय विद्यालय समिति है, हम इसको पूरा कर रहे हैं। बच्चों, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि आपके जो सीनियर हैं, आपके जो एलुमनी हैं, नाम रोशन कर रहे हैं। आपको बता दूं, नासा ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान में जवाहर नवोदय विद्यालय बहराइच की एक छात्रा कार्यरत है साइंटिस्ट के रूप में। इससे बड़ा क्या हो सकता है? का नाम का निरीक्षण कर रहा था और संडे का दिन था, 17 तारीख। मेरी इच्छा हुई कि मैं माँ वैष्णो देवी का दर्शन कराऊं। बड़ी भीड़ थी। मैं गया तो मैं सीधे एडमिनिस्ट्रेटर जो वहाँ थे उनके यहाँ हम लोग चले गए। हमारे साथ कई प्रिंसिपल थे। जब वहाँ गए, आप इससे ये सोच सकते हैं, और इतनी सुविधा हमें हो गई कि तत्काल 15 मिनट के भीतर हम लोग को दर्शन मिला कि जहाँ जाइए वहाँ गांधी जी का, और रियली पूरा हो रहा है। इसमें मुझे कोई कहने में कोई शर्म नहीं है, बल्कि मुझे गर्व। यहाँ जब आप आए, आपने देखा, पार्लियामेंट देखा, या और जो खेल कूद हो सदुपयोग करें, तब संभवतः जब यहाँ से आप बाहर निकलेंगे 7 साल बाद, तो एक सितारे के रूप में जगमगाएंगे। लेकिन अगर आप समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, गुरजन कहते हैं ये करो तो आपको तकलीफ होती है, दूसरे दिशा में जाते हैं तो आपका भटकाव हो जाता है। तो उसी IAS जो हमारा बच्चा है, ऐसे तमाम बच्चों के रूप में आप पाते हैं। दूर दूर बच्चों, अंडमान निकोबार हो, वहाँ डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विसेज, वो भी लड़का नवोदय विद्यालय का छात्र है, कृष्ण कुमार यादव, वो भी IAS है। एक आपके बगल में देहरादून है, देहरादून से थोड़ी दूर पे पीलीभीत है, वो भी नवोदय का छात्र, और जो जिला का पुलिस चीफ है, SP, वो भी नवोदय का छात्र है। एक ही जिले में दोनों छात्र। ये क्यों? प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों? इसलिए उन बच्चों ने अपने समय का सदुपयोग किया। जिस दिन आते हैं, हम प्रिंसिपल थे, हम देखा करते थे कि एक हाथ में तो बच्चे का हाथ। मुझे खुशी है कि राजीव गांधी जी ने ये कार्य शुरू किया, नवोदय स्कूल की स्थापना का। उन दिनों में विधायक था कौंटा चुनाव क्षेत्र का, 84, 85, 86, 87, 88, 90 के दौरान जब ये कंसेप्ट आया, मैंने बड़ा प्रयास किया था कि ये, अब मेरा चुनाव क्षेत्र नाहन हो गया, अलग बात है, कि मैं अपने चुनाव क्षेत्र में इसको ले जाता। और अच्छी बात है कि यहाँ बड़े अच्छे स्थान पे ये स्कूल खुला, और मुझे खुशी है कि सन 90-91 में सबसे, जब से ये काफ़ी साल से चल रहा है,
इसका रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है, जिसका श्रेय यहाँ के टीचिंग स्टाफ को जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आज यहाँ हिंदुस्तान में मैं हैरान हुआ पढ़ के कि 70 करोड़ मोबाइल हैं लोगों के पास। अभी परसों चौथी फिगर जारी थी। एक नई टेक्नोलॉजी का युग लाया। आज बल्कि यहाँ आने से पहले मैंने अपने बेटे को कहा, वो आया हुआ है मेरे पास देहरादून से, मैं बेटे ज़रा देखना इस पे इंटरनेट पे क्या है। तो आपका मैं पूरा सारा मॉक पार्लियामेंट इज ऑन इंटरनेट। नवोदय स्कूल्स का पूरे ऑब्जेक्टिव है, एम्स है, क्या है, कितने मिनट की डिबेट है, 45 मिनट का आपका टोटल समय है, वो सारा मैं पढ़ के आया हूँ। ये 11 जीवन नहीं थे। इंफॉर्मेशन जो आज बच्चों आधे से ज़्यादा आपके यहाँ भी मेरे ख्याल कंप्यूटराइजेशन का होगा, आप ज़रूर इसमें इंटरेस्ट लें। कोई विषय जो आपके दिमाग में आए, आप अपने सर को, अपने मैडम को बोलें कि ये क्या है। वो आपके इंटरनेट फैसिलिटी है, आप 2 मिनट में आप उसको निकाल के आपके सामने आ जाती है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसको चलाना आसान नहीं है। यहाँ तो हमने आज मॉक पार्लियामेंट में, 24वीं मॉक पार्लियामेंट में आपको बड़े खूबसूरती से, बड़े हमने उससे इस पार्लियामेंट को चलाया। और हमारे सामने काफ़ी एग्जाम्पल हैं। दिल्ली में पार्लियामेंट है, सारा देश चला रही है। 1 घंटा मिलता है क्वेश्चन आवर का, और अमूमन 1 घंटे में एक क्वेश्चन पूरा हो जाए तो हम गनीमत समझते हैं, क्योंकि उसका समय कुछ सिस्टम ऐसा हो गया कि सारे हिंदुस्तान से प्रश्न ताल्लुक रखता है। सप्लीमेंट्रीज उसमें आती हैं, जब प्रश्न पूछा गया फिर सप्लीमेंट्री पूछी जाती है, तो उसमें समय लग जाता है। आपके पार्लियामेंट से नीचे हमारी विधानसभा है। विधानसभा और पार्लियामेंट के रूल्स एक हैं। बल्कि जब मैं बैठा यहाँ देख रहा था, जो आपने लैंग्वेज इस्तेमाल की है, जो आपने शपथ ली है, आपने बिल्स पास किए हैं, हमारी भी होता है। वी ऑल्सो स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई विल बेयर ट्रू फेथ इन इट। ये तो हमको जवानी ऑटोमेटिकली वही चीज़ है। पर हम ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में जो आप ही की पीढ़ी में से ही आगे बच्चे आएंगे, जो इस विधानसभा को भी और पार्लियामेंट को चलाएंगे। जहाँ सरकार की होती है, विपक्ष की जिम्मेवारी होती है कि वो सरकार की गलतियाँ निकालें। प्रधानमंत्री होते हैं, उनके अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, जैसे आपने यहाँ देखा, सेक्रेटरी जनरल होता है, रिपोर्टिंग स्टाफ होता है, पार्लियामेंट इस तरह बैठती है। बिल्कुल सही बात है। पर जहाँ मंत्रियों की अपनी जिम्मेवारी है, प्रधानमंत्री की अपनी जिम्मेवारी है, सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी जो लोग मंत्री और प्रधानमंत्री और उप मंत्री नहीं बनते उनकी होती है। वो जो सदस्य पार्लियामेंट के होते हैं, आपके जो युवा पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं, फिर एक कमेटीज होती हैं, और ख़ास तौर पे 2 कमेटियां ऐसी होती हैं जो इलेक्टेड होती हैं, जो खुद हाउस के अंदर बैठ के पार्लियामेंट इलेक्ट करती है। वो होती है एस्टिमेट्स कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। एक अकाउंट्स देखती है, एक बाकी देखती है कि भी क्या विभाग ने क्या कर रहे किया, क्या ठीक किया, क्या गलती किया। अकाउंट्स ये देखती है कि जो पैसा पार्लियामेंट ने पास किया वो ठीक लगा, नहीं लगा। और आज आपके सामने आ रहा है सब कुछ। जहाँ गलती हुई हमारे प्रधानमंत्री जो साफ है उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो वो जिम्मेवारी यहाँ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की होती है। क्योंकि और आपको मैं बच्चों को बताते हुए मुझे खुशी भी होती है, मेरे को भी तकरीबन 5 टर्म तो हो गए हैं विधानसभा में। हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मैं काफ़ी मेंबर रहा हूँ और आजकल भी हूँ। अभी 3 दिन पहले ही हमने शिमला डिस्ट्रिक्ट किया है पूरा, 3-4 घंटे लगा के। उनके जो पैरे बन के आते हैं, जहाँ देखते हैं पैसा ठीक नहीं इन्होंने इस्तेमाल किया। हिमाचल में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मैक्सिमम रिपोर्ट्स अपनी टेबल की हैं, रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है उसको। ये जो हमारे अपने हिमाचल विधानसभा की एक हैंडबुक है, डायरेक्शन ऑफ स्पीकर है, वो मैं आपकी लाइब्रेरी को देना चाहूँगा ताकि आए बताए बच्चे उनको। क्योंकि रूल्स युवा पार्लियामेंट एंड असेंबली एंड पार्लियामेंट इज द सेम। युवा पार्लियामेंट भी वही आप बता रहे हैं,
जो उन किताबों में है, उसी में कॉल अटेंशन है, उसी में मोशन प्रिविलेजेस है, उसी में आपके प्रश्न आपने पूछने हैं, आपके बिल्स पास करने हैं, मतलब एक एक चीज़ का नोटिस है, किस नोटिस में क्या होता है, किस नोटिस में क्या होता है, वो सारी मैं आपको थोड़ा, ताकि बच्चों को जिसको शौक होए वो अवश्य मैं लाया हूँ, मैं आपको देता हूँ आपकी लाइब्रेरी के लिए तो वो किताबें। इसके अलावा जब भी आपको इस सिलसिले में कुछ भी चाहिए होगा मैं लिटरेचर आपको, बल्कि एक मैं और भी लिटरेचर देना चाह रहा था जो हिमाचल विधानसभा का है कि ये बिल्डिंग कब बनी और अंग्रेज़ों के टाइम में विधानसभा में दिल्ली सरकार पार्लियामेंट बैठती थी, चेंबर हाउस हमारे इसमें विधानसभा जहाँ शिमला है, ये सीट ऑफ कैपिटल हिंदुस्तान की रही है। 1925-26 में वो वहाँ पार्लियामेंट बैठा करती थी शिमला में। वो लिटरेचर भी आपको अवश्य भेजूँगा। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था चाय पीते वक्त वहाँ भी कि हमारा सेशन बैठता है तकरीबन मार्च के पहले हफ्ते में शुरू होता है या फरवरी एंड में, थोड़ा मौसम और वो चलता है तकरीबन 15 अप्रैल तक। तो जब ये मार्च का महीना होगा, थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए, गर्मियों के दिन हों, आप अवश्य अपनी टीम भेजिए, अपना स्टाफ भेजिए, क्योंकि आज से 4 दिन पहले भी यहाँ शायद दुर्ग साहब को मालूम भी होगा, कुछ प्राइमरी स्कूल के बच्चे गवर्नमेंट के वो शिमला आए थे रानी झांसी वाले फंक्शन में। तो आई मेड इट अ पॉइंट, ये वो 30 बच्चे थे यहाँ से गए हुए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के थे वो, और सब प्राइमरी के थे। तो मैंने उनको 1 घंटा विधानसभा में उनको वहाँ मैं ले गया और उनकी